शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। गुड इवनिंग सभी को। यस, मीना, अनीता, रमेश, तन्वी, नीतू, मीरा, विकी, सविता, कविता, वेलकम, सभी का स्वागत है इस मंच पर। आ जाइए बेटा, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 19, ठीक है। क्लास नंबर 19 है आज की हमारी, और टॉपिक है चिंतन, तर्क, कल्पना। एक एक प्रश्न उठने के बिल्कुल चांसेस हैं। एक क्लास सफिशिएंट रहेगी इसके लिए। किसे हम चिंतन कहेंगे, किसे तर्क कहेंगे, किसे कल्पना कहेंगे, ये सारे जो भी फैक्ट्स हैं वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ना है, समझना है, आंसर देते चले जाना है और सेल्फ एनालिसिस करते चले जाना है कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं, ठीक है। मेन फोकस केवल आंसर देने पर नहीं रखना है बेटा, समझने पर भी मेन फोकस रखना है, ठीक है। समझने पर भी मेन फोकस रखना है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास है। अभी सुनोगे, अभी समझोगे, ऐसा कैसा तरोताजा रहेगा दिमाग में। यस, सभी को गुड इवनिंग बेटा, वेलकम, स्वागत है। आ जाइए सभी, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है बेटा। यस, क्लास नंबर 19, इसके बाद क्लास नंबर 20 पेडागोजी को लेकर के आ रही हूँ। क्लास नंबर 20 हमारी होगी शिक्षा शास्त्र की, ठीक है। गुरुवार को शिक्षा शास्त्र की क्लास होगी, ठीक है। गुरुवार के बाद मंडे को वापस एनईपी व योजनाओं की क्लास होगी। यस, एनईपी यहाँ 2020, ठीक है, उसकी क्लास होगी। और उसके बाद मैराथन क्लास आने वाली है हमारी, मैराथन क्लास आने वाली है। तो लगभग सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं बेटा। क्लास नंबर 19 है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चिंतन, तर्क व कल्पना की बात करेंगे। सबसे पहले चिंतन क्या होता है इसे जानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन यहां से होता है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी? सबसे पहले तो ये बता दो आप। गैरेट ने दी है, रोस ने दी है, मोहसिन ने, गिलफर्ड ने, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? क्या आंसर आएगा बेटा? क्या आंसर आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। यस, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। पहले तो ध्यान रखना, चिंतन क्या है? चिंतन यहां से होता है। चिंतन यहां से होता है। और चिंतन कब होता है? जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है। समस्या आ जाती है तो इसका समाधान कैसे करें, इसके लिए हम क्या करते हैं? चिंतन। इसके लिए हम क्या करते हैं? चिंतन। बिल्कुल, मानसिक क्रिया ज्ञानात्मक पक्ष है। मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मुझे तो यही लगेगा कि आप सब मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ डूबे हुए हो किसमें? चिंतन में। बाहरी तरीके से पता नहीं लगेगा, व्यक्त क्रिया नहीं है, व्यक्त क्रिया नहीं है, अव्यक्त क्रिया है, अव्यक्त है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। चिंतन व्यक्त नहीं होता है, बस व्यक्ति बैठा रहता है और यहाँ क्या चलता रहता है? चिंतन चलता रहता है। चिंतन करता है कि जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। और ये परिभाषा किसने दी है? रोस ने। ये परिभाषा बेटा किसने दी है? रोस ने। अगर हम गैरेट की बात करें तो गैरेट ने तो चिंतन को क्या बताया है कि चिंतन एक अदृश्य व अव्यक्त क्रिया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। गैरेट ने चिंतन को क्या कहा है? अदृश्य व अव्यक्त क्रिया है। ये किसने कहा है? गैरेट ने। गैरेट ने चिंतन को अदृश्य व अव्यक्त क्रिया माना है, ठीक है। दिखाई नहीं देता, आप मेरे सामने बैठे हो, चिंतन कर रहे हो, मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। अव्यक्त है, कुछ भी व्यक्त नहीं होता। ये किसका कहना है? गैरेट का कहना है। मोहसिन ने क्या कहा है कि चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। ये किसने कहा है? मोहसिन ने। चिंतन क्या है? समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। चिंतन में हम समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये किसने कहा है? मोहसिन ने। और गिलफर्ड का क्या कहना है कि चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, ठीक है। प्रतीकात्मक व्यवहार, प्रतीकात्मक, प्रतीकों का प्रयोग होता है किसमें? चिंतन में। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये परिभाषा किसने दी थी? रोस ने। गैरेट ने क्या कहा था कि चिंतन एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है, जिसमें मुख्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। मोहसिन ने क्या कहा था कि चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। और गिलफर्ड ने चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है। क्लियर? यहाँ आंसर आएगा क्या? रोस। चलिए आगे चलेंगे। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की?
बताइए, चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है, बता सकते हैं आप? बताइए, ड्यूवी, रॉस, वुडवर्थ, ड्रेवर। आंसर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है बेटा, सभी आंसर दे रहे हैं। आवाज सभी के पास आ रही होगी। यस, ठीक है। यस यस यस, चिंतनशील सोच। ठीक है, ध्यान देना बेटा, चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? ड्यूवी, या कहते हैं डीवी। ठीक है, आंसर आएगा नंबर 1। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? ड्यूवी ने की है। ध्यान रखिएगा, किसने की है? ड्यूवी। आगे चलेंगे, देखिए, प्रवाहपूर्णता, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन के साथ संबंधित है। क्या है बताओ? प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? आंसर दीजिए। ये कुछ विशेषताएं हैं आपके सामने, ये कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्रवाहपूर्णता। प्रवाहपूर्णता कह दो, प्रवाहपूर्णता कह दो, या धारा प्रवाहिता कह दो, धारा प्रवाहिता कह दो, निरंतरता कह दो, निरंतरता कह दो, एक ही बात है। प्रवाहपूर्णता मतलब विचारों का प्रवाह, धारा प्रवाहिता, यूं विचार उठते हैं, है ना। कोई भी चीज दिखा दो, किसमें बताओ हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी खिलौना है इसे मनोरंजक कैसे बना सकते हैं, तो विचारों का प्रवाह उठता है, धारा प्रवाहिता कह दो, प्रवाहपूर्णता कह दो। व्याख्या, पूरी तरह से एलेबोरेट करके बताया जाता है किसी भी वस्तु के बारे में। मौलिकता का मतलब होता है कुछ नवीन और उपयोगी, नवीन और उपयोगी। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ लचीलापन रहता है, तुरंत एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ध्यान चले जाना। ठीक है, ये लचीलापन कहलाता है। तुरंत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना, ये लचीलापन कहलाता है। और ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी विशेषताएं हैं, ये पाई जाती है सृजनशील बालकों में। किस में पाई जाती है बेटा? ये सारी विशेषताएं, ध्यान देना, ये सारी विशेषताएं जब आप सृजनशील बालक पढ़ते हो तो पढ़ते हो कि उनमें सारी विशेषताएं पाए। और सृजनशील बालकों में सोच कौन सी होती है? अपसारी। चिंतन कौन सा पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। ठीक है, चलिए, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है बताइए? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। आंसर दीजिए, क्या आवश्यक है? 4 का आंसर क्या आएगा? यस, नविता, नंदलाल, मोहित, निशा, JM, नितेश, शिव, निकिता, माया, गिरिराज, रीता। यस बेटा, क्या आएगा? डी बता रहे हैं आप, यही आएगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या है बेटा? समस्या। चिंतन होता ही कब है? जब हमारे सामने क्या होती है? समस्या। पहले समस्या उत्पन्न होती, फिर समस्या को देख करके क्या होता है? चिंतन होता है। तो चिंतन प्रारंभ होने, या चिंतन के लिए प्रश्न दूसरे तरीके से आ जाए, चिंतन के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? पहली आवश्यकता क्या है बेटा? समस्या। समस्या सामने होगी तो चिंतन होगा, क्योंकि चिंतन में क्या किया जाता है? समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है ना। यहाँ से चिंतन होता है कि समस्या का समाधान कैसे करें, कैसे नहीं करें, सारा चिंतन यहाँ चलता है। समस्या ही नहीं होगी तो चिंतन किस बात का होगा? तो बिल्कुल चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या है? समस्या आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कुछ व्यक्ति समस्या आने पर क्या करते हैं? चिंतन नहीं करते हैं, चिंता करते हैं। कुछ व्यक्ति समस्या आने पर चिंतन नहीं, चिंता करते हैं, जो कि गलत है। करना चाहिए क्या? चिंतन। चलिए, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। ठीक है, गुणवत्ता को सुधारना है, गुणवत्ता लानी है आपको, तो योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न किसका उदाहरण है बताइए? निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। क्या आंसर होगा? यस, आंसर देते चले जाओ बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल देते चले जाइए। डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं, यही सही है।
बिल्कुल आप किसी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अच्छी योजना बनानी है तो सीधी सी बात है, अभिसारी चिंतन तो नहीं करेंगे। अभिसारी में तो उत्तर की संख्या 1 होती है, व्यक्ति यांत्रिक तरीके से सोचता है, लेकिन अपसारी, वो भी कौन सा, उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन। क्लियर, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिमा, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशी क्रियाएं, भाषा व संप्रति। बताइए क्या आंसर होगा? यस 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 बेटा गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। हर्ष गुजर वेलकम बेटा। क्या आंसर दे रहे हैं? सी। यस, देखिए चिंतन करना है, आपने चिंतन के साधन पढ़े होंगे बेटा ना। चिंतन के साधन कौन कौन से होते हैं, चिंतन के साधनों की बात आपने की होगी। तो चिंतन के साधन की हम बात करें तो चिंतन के साधन में क्या पाया जाता है? प्रतिमा, इमेज, ठीक है। और क्या पाया जाता है? प्रतीक कह दो या कह दो चिन्ह कह दो या कह दो संकेत, ठीक है। भाषा और संप्रत्यय, ठीक है। कुछ से जब प्रश्न किया जाता है कि क्या चिंतन में भाषा की आवश्यकता होती है, क्या चिंतन में भाषा की आवश्यकता होती है, तो कुछ बच्चे बोलते नहीं भाषा की आवश्यकता कहाँ होती, क्योंकि चिंतन तो यहाँ चलता है। बेटा बिना भाषा के चिंतन हो ही नहीं सकता, याद रखना, बिना भाषा के चिंतन हो नहीं सकता। माना कि आप चिंतन में बाहरी रूप से नहीं बोलते लेकिन अंदर बोलते हो, अभिव्यक्ति, भाषा की अभिव्यक्ति अंदर होती है ना। कैसे मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे ये करना है, ये बाहर नहीं बोल के अंदर बोलते हो, लेकिन भाषा का प्रयोग तो होता है। ये ध्यान देना, चिंतन में भाषा का प्रयोग भी होता है। तो इमेज बनती है, प्रतिमा बनती है, चिन्हों का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है, संप्रति विचारों का प्रयोग होता है। ये सब चिंतन के क्या है? साधन है। चिंतन के साधन ध्यान रखिएगा बेटा। तो मांसपेशीय क्रियाएं, मांसपेशीय क्रियाएं, चिंतन में ऐसा नहीं होता व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, नहीं, एक जगह बैठ जाता है और क्या चलता है? चिंतन। तो मांसपेशीय क्रियाएं सबसे कम महत्व रखती हैं, ठीक है। चिंतन में मांसपेशीय क्रियाओं का रोल मतलब गत्यात्मक, भागना, दौड़ना, इधर उधर, ये सब कुछ नहीं होता। व्यक्ति एक जगह बैठ जाता है और क्या करता है? चिंतन करता है। चिंतन के साधन आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़े। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर दीजिए। अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, विचारना, विस्तृत उत्तर देना, आउट ऑफ द बॉक्स उत्तर देना। बताइए। मैम आप ऑफलाइन टेस्ट करवाइए ना। एक बेटा ऑफलाइन टेस्ट करवाएंगे तो क्या आप आ पाओगे सभी ना? ऑनलाइन टेस्ट का जरूर मैं सोच रही हूँ कि एक एग्जाम से पहले कि प्री टेस्ट आपका करवा लिया जाए, प्री रीड आपका करवा लिया जाए, लेकिन शायद ऑफलाइन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन का बिल्कुल तैयारी चल रही है, समय से तैयार हो जाता है पेपर, तो आपका एक टेस्ट करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं लेकर के आऊँगी तो इसका अनाउंसमेंट कर दूंगी बेटा। बिल्कुल परीक्षा से पहले एक और परीक्षा, प्री रीड एग्जाम, ठीक है। चलिए यस, क्या आंसर दे रहे हैं? सही आंसर दे रहे हैं अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि अभिसारी में तो लिमिटेड उत्तर की संख्या 1 होती है, तो क्या विस्तृत उत्तर देगा। लेकिन अपसारी चिंतन में व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि विचार, विस्तृत विचार प्रस्तुत करता है, ठीक है। सोचता है, विचारता है, विस्तृत विचार प्रस्तुत करता है। तो आंसर यहाँ आएगा 3। आगे चलेंगे। सबसे अलग या हटकर चिंतन किससे संबंधित है? बताइए, कह दो सबसे अलग या हटकर चिंतन। निम्न से संबंधित है अपसारी, तार्किक, मूल्यांकन, अभिसारी। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बता दो। हाँ, खुले विचार, आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल बंद विचार नहीं, खुले विचार। शाबाश बेटा, बताते चले जाओ।
ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ भी सबसे अलग और हटकर चिंतन क्या कहलाएगा? अपसारी चिंतन कहलाएगा। ध्यान देना, ए आंसर आएगा। यहाँ भी अपसारी चिंतन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चिंतन में व्यक्ति काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है? आंसर दीजिए। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, स्वली चिंतन, क्या उत्तर आएगा? इसका जवाब दो बेटा। यस, चेतना, जितेंद्र, अनीता, जतन, तीनू, नविता, गौरव, चेतन, मुकेश, हिम्मत। यस बेटा, आंसर दो जल्दी से। चिंतन, एग्जाम आ रहा है, आपको भी चिंतन ही करना है, चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अधिकांश बच्चे बेटा जैसे जैसे एग्जाम पास आता है किस में डूब जाते हैं? चिंता में। जो चिंता में डूब जाते हैं यही कारण उनका होता है असफलता का, सबसे बड़ा कारण। आपको चिंता नहीं करनी है, तैयारी पर विश्वास रखिए। एग्जाम सामने है, चिंतन करना है कि यस और क्या क्या हम पढ़ें और क्या क्या अच्छे से तैयार कर लें ताकि एग्जाम में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आंसर दे रहे हैं यहाँ पर आप, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बी भी आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। ठीक है, काल्पनिक की बात है बेटा। किसकी? काल्पनिक। सबसे मेन फोकस कौन से शब्द पे करेंगे? काल्पनिक शब्द पे करेंगे। आपने नाम सुना होगा जिम्बार्डो एवं रुक। जिम्बार्डो एवं रुक ने चिंतन को दो भागों में बांटा था बेटा। इन्होंने चिंतन को दो भागों में बांटा था। पहला स्वली चिंतन और दूसरा यथार्थवादी चिंतन। सिंपली ध्यान रखना, जिम्बार्डो और रुक ने चिंतन को दो भागों में बांटा था, स्वली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। ये जो स्वली चिंतन होता है, इसमें व्यक्ति काल्पनिक विचारों, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। स्वली चिंतन में किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होता। ठीक है, इसमें केवल कल्पना के आधार पर चिंतन करता है, किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होता। जबकि यथार्थवादी चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। ठीक है, यथार्थवादी चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। इसमें किसी समस्या का क्या होता है? समाधान। इसमें किसी समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। आंसर आएगा बेटा नंबर 4, स्वली चिंतन। ठीक है, क्लियर? चलो, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसे दी? जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसे दी है? ठीक है, ये तो पता है, प्रश्न ऐसे आ जाए कि विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है। विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है। लेकिन जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसे दी है? किसे दी है बताइए? सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, संप्रत्यात्मक चिंतन। क्योंकि सिंपली ध्यान रखना, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जिम्बार्डो तथा रुक ने मुख्य रूप से दो प्रकार के चिंतन बताए थे, स्वली और यथार्थवादी। स्वली तो एक तरह से काल्पनिक चिंतन होता है जिसमें किसी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन यथार्थवादी चिंतन वास्तविक चिंतन होता है। यथार्थवादी चिंतन की ही हम प्रकारों की बात करें तो बिल्कुल प्रत्यक्षात्मक चिंतन, संप्रत्यात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन, इतने प्रकार के चिंतन होते हैं। तो इनमें से किसको विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी गई है बताइए? विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी गई है, ध्यान देना बेटा, तार्किक चिंतन को। तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसने दी है? जॉन डीवी ने। तार्किक चिंतन ये चिंतन का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। तार्किक चिंतन चिंतन का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, प्रश्न आ जाए विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसने दी? जॉन डीवी ने दी है। जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसे दी है? तो तार्किक चिंतन को दी है। तार्किक चिंतन क्या है? यह चिंतन का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। क्लियर है बेटा? चलो, क्लास नंबर 20 लेकर आ रही हूँ, शिक्षा शास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए बेटा, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कब लेकर आ रही हूँ? गुरुवार 13 फरवरी को। ठीक है, गुरुवार को ये क्लास आ रही है। यस, चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए आप? यह एक संज्ञानात्मक क्रिया है,
यह समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। चिंतन में मानसिक खोज नहीं होती है। चिंतन के समय बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। बताइए क्या आंसर आएगा बेटा? इनमें PYQ भी शामिल हैं। जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं उनमें PYQ क्वेश्चंस भी शामिल हैं। तो डोंट यू वरी, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी शामिल हैं इनमें। आप केवल पढ़ते चले जाओ बेटा और समझते चले जाओ। क्या आंसर आएगा? सी आंसर। यस, देखिए सही नहीं है पूछा है। चिंतन क्या है? चिंतन एक संज्ञानात्मक क्रिया है। बिल्कुल सही, चिंतन एक संज्ञानात्मक क्रिया है। समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। बिल्कुल, चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। समस्या उत्पन्न होने पर क्या होता है? चिंतन होता है। चिंतन के समय बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। बिल्कुल सही, बाहरी गत्यात्मक क्रिया मतलब उठना, भागना, दौड़ना नहीं। व्यक्ति एक जगह बैठ जाता है और क्या चलता रहता है? चिंतन चलता रहता है। चिंतन में मानसिक खोज नहीं होती, ये गलत है। मानसिक खोज होती है चिंतन में। चिंतन मानसिक खोज है, गत्यात्मक खोज नहीं है। तो चिंतन में मानसिक खोज नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि चिंतन में तो मानसिक खोज होती है। मानसिक पहलू है, ज्ञानात्मक पक्ष है, समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। चिंतन एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है। चिंतन में गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। क्लियर है बेटा? चलें आगे। देखिए, शिक्षक बच्चे को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कैसे कर सकता है? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। बताइए बताइए आंसर क्या होगा? यस, डी आंसर। डी आंसर बिल्कुल सही है बेटा। सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करना है। सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करना है मतलब अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, कि बच्चा कौन सा चिंतन करे? अपसारी, आउट ऑफ द बॉक्स, हटकर। ठीक है, अलग हटकर चिंतन वो कर सके, अपसारी चिंतन वो कर सके। सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहेगा। क्लियर? आंसर है नंबर 4। चलते हैं आगे। चलिए, चिंतन हो गया। अब चिंतन के बाद आ जाता है क्या? तर्क। चिंतन की बात हो गई बेटा। चिंतन में सिंपली आपको ध्यान रखना है। चिंतन में क्या ध्यान रखोगे? चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन। चिंतन एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है। चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन में बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती है। चिंतन एक मानसिक खोज है। ठीक है, ये सब चिंतन है। चिंतन के साधन आप ध्यान रखना। चिंतन के साधन क्या क्या होते हैं? प्रतिमा, प्रतीक कह दो या चिन्ह कह दो, भाषा, संप्रत्यय, ये सब चिंतन के क्या होते हैं? साधन होते हैं। जिम्बाड़ो और रुकनी चिंतन के 2 मुख्य प्रकार बताएं, स्वली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। स्वली काल्पनिक चिंतन है, यथार्थवादी वास्तविक चिंतन है। यथार्थवादी चिंतन में बहुत सारे प्रकार है, प्रत्यक्षात्मक या मूर्त चिंतन, संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन कह दो, अभिसारी चिंतन जिसमें उत्तर की संख्या 1 होती है, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन सबसे उच्च स्तर माना जाता है। तार्किक चिंतन को जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे चिंतन में। ठीक, अब आ जाइए तर्क। तर्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तर्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। तर्क को चिंतन का निम्नतम रूप माना जाता है। तर्क को चिंतन का विकसित रूप कहा जाता है। समस्या समाधान के साथ तर्क समाप्त हो जाता है। बताइए, तर्क के संबंध में सही नहीं है। सही आंसर दे रहे हैं कि तर्क को चिंतन का निम्नतम रूप। बेटा, तर्क को चिंतन का निम्नतम रूप नहीं, उच्चतम रूप माना जाता है। जब व्यक्ति चिंतन करता है, चिंतन करके जो
जो परिणाम निकल के यस इससे क्या होगा, समस्या का समाधान, वो क्या है, वो परिणाम क्या है, तर्क है। तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। तर्क के द्वारा ही समस्या का क्या किया जाता है, समाधान। अरे चिंतन तो बेटा एक अव्यक्त क्रिया है, लेकिन तर्क एक व्यक्त क्रिया है, अभिव्यक्त क्रिया है। तर्क के द्वारा समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। तो तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। तर्क को चिंतन का निम्नतम रूप, गलत, निम्नतम नहीं, तर्क को चिंतन का उच्चतम रूप माना जाता है। तर्क को चिंतन का विकसित रूप माना जाता है। समस्या समाधान के साथ तर्क समाप्त हो जाता है। ठीक है, तर्क क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, नंबर 2। ठीक है, चलो देखिए, जॉन ड्यूवी, कई बार बेटा जॉन ड्यूवी लिखा आ जाता है, कई बार जॉन डेवी लिखा आ जाता है, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। ने अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत तर्क के सोपान बताए हैं? तो जॉन डेवी ने तर्क के सोपान बताए हैं। तर्क के सोपान कौन सी पुस्तक में बताए हैं, बताइए कौन सी पुस्तक? हाउ वी थिंक, सॉल्विंग द थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेज ऑफ थिंकिंग, किस में बताए हैं? यस बेटा बताओ, शाबाश। जॉन डेवी ने तर्क के सोपान कौन सी पुस्तक में बताए हैं? हाउ वी थिंक। कितने सोपान बताए हैं? 5 सोपान। कितने सोपान बताए हैं? 5 सोपान बताए हैं जॉन डेवी ने। बेटा आपको सिंपली 5 सोपानों की जानकारी भी होनी चाहिए। पहला सोपान क्या बताया है? समस्या की उपस्थिति या समस्या की पहचान। नंबर 2, समस्या की पूरी जानकारी लेना, यानी आंकड़ों का संग्रह करना। नंबर 3, समस्या समाधान के उपाय ढूंढना। नंबर 4, एक उपाय को अपनाना। और नंबर 5, उस उपाय का पूरी तरह से प्रयोग करना। ठीक है, 5 सोपान बताए गए हैं। तो 5 सोपान किसने बताए? जॉन डेवी ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? हाउ वी थिंक के अंतर्गत। ठीक है बेटा, चलिए आगे। यस, आगे चलेंगे। तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं, बताइए मुख्य प्रकार। तर्क के मुख्यतः प्रकार पूछें, कितने होते हैं बेटा बताओ? 2, 3, 4, 5, कितने होते हैं? यस नीतू बेटा, चाहत बुनकर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। यस ए। तर्क के मुख्यतः तो 2 प्रकार होते हैं बेटा, कौन कौन से? आगमन, आगमन तर्क और निगमन तर्क। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। मुख्य प्रकार 2 होते हैं। वैसे तर्क के 4 प्रकार हैं, पर मुख्य प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे। आगमन तर्क और निगमन तर्क, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, आगमन और निगमन। अब देखिए, कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोगीकरण व सामान्यीकरण से गुजरता है? बताइए कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोगीकरण व सामान्यीकरण से गुजरता है? ठीक है, वैसे देखे जाए तो ये 4 प्रकार है बेटा, आगमन, निगमन, आलोचनात्मक और सादृश्यवाची तर्क। लेकिन मुख्य प्रकार पूछे जाए तो मुख्य प्रकार 2 होते हैं, आगमन और निगमन। आगमन और निगमन। और अभी आपको निरीक्षण, प्रयोग, सामान्यीकरण, ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से आंसर देना है। बताइए आगमन आएगा या निगमन आएगा? आगमन आएगा या निगमन आएगा? यस बेटा, आंसर दो, आंसर दीजिए, शाबाश। कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। बेटा निरीक्षण, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों में भी आ जाता है। निरीक्षण, प्रयोग व सामान्यीकरण, ये होगा आगमन तर्क में। आगमन तर्क में सबसे पहले निरीक्षण। निरीक्षण जैसे पृथ्वी,
सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये निरीक्षण किया गया। फिर नेक्स्ट प्रयोग क्या किया कि जुपिटर भी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो सामान्यकरण निष्कर्ष क्या निकल गया? सभी प्लैनेट, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सिंपल, इस तरह ध्यान रखना। आगमन में पहले क्या होगा? निरीक्षण होगा, प्रयोगीकरण, सामान्यकरण। जैसे निरीक्षण किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, फिर देखा गया कि जुपिटर भी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो सामान्यकरण क्या निकला कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जबकि बेटा हम निगमन की बात करेंगे ना, तो निगमन में जस्ट इसका उल्टा होगा। निगमन में पहले क्या होगा? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है। तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो आगमन में निरीक्षण, प्रयोगीकरण, सामान्यीकरण। आंसर आएगा नंबर 1। ठीक, चले आगे। देखिए, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। ठीक है, कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है। यह उदाहरण किसका है? बताइए, बताइए किसका उदाहरण है? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणात्मक तर्क, परिकल्पना तर्क। बताइए। ठीक है, इन दोनों पर तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। यहां भी आंसर या तो आगमनात्मक आएगा, निगमनात्मक आएगा। क्या आएगा आंसर? यहां क्या हो रहा है? आपको मोटा मोटा ये बात पता है कि आगमन की हम बात करें, अगर आगमन की हम बात करते हैं, आगमन कैसे चलता है? उदाहरण से नियम। ठीक है, ध्यान से देख लेना। उदाहरण कैसे होते हैं बेटा? सामान्य होते हैं या विशिष्ट होते हैं? उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, इसलिए शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य। उदाहरण हमेशा ज्ञात होते हैं, ज्ञात से अज्ञात। उदाहरण देते हैं तो पढ़ाना सरल हो जाता है, सरल से जटिल। पहले सिंपली ध्यान दे लेना, सिंपली ध्यान दे लो। आगमन की बात होती है तो उदाहरण से नियम चलता है। आगमन, उदाहरण से नियम। उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं। शिक्षण सूत्र कौन सा लागू होगा? विशिष्ट से सामान्य। उदाहरण ज्ञात होते हैं, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल। ये शिक्षण सूत्र आगमन में लागू होते हैं। इसके जस्ट उल्टे किसमें? निगमन में लागू होंगे। उल्टे कैसे? नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट। उल्टे जो है वो किसमें? निगमन में लागू होंगे। यहां आंसर क्या है? स्पष्टीकरण से निष्कर्ष। स्पष्टीकरण से निष्कर्ष। स्पष्टीकरण कैसे होता है बेटा? हम किसी चीज का क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण करते हैं उदाहरण देकर। ठीक है, स्पष्टीकरण कैसे करते हैं? उदाहरण देकर। तो उदाहरण से नियम की बात हो रही है, उदाहरण से नियम की बात हो रही है, उदाहरण से नियम की बात हो रही है। आंसर आएगा नंबर 1, आगमनात्मक तर्क। सिंपल है। बी पे मत जाओ बेटा। बी पर क्यों जा रहे हो? स्पष्टीकरण कैसे करते हैं हम? एग्जाम्पल्स देकर। ठीक है, स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने। उदाहरण से नियम की बात हो रही है। उदाहरण से नियम किस में लागू होता है? आगमन में लागू होता है। इसलिए आंसर आएगा नंबर 1। ठीक है, चलो बताओ आंसर दो। निम्न में से कौन सी तर्क प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है आगमनात्मक, समीक्षात्मक, निगमनात्मक, मूल्यांकनात्मक। बताइए आंसर दो बेटा। यस 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 यस, शाबाश।
जल्दी से जवाब दे दो। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, सुन लिया है, तो इसका आंसर सभी सही देंगे। सामान्य से विशिष्ट की बात हो रही है, सामान्य से विशिष्ट निगमन। यस, आगमन विशिष्ट से सामान्य है, आगमन विशिष्ट से सामान्य है, उदाहरण से नियम है, जबकि निगमन नियम से उदाहरण है, सामान्य से विशिष्ट है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट है। यहां पर आंसर आएगा नंबर 3। देखिए, देखी हुई किसी वस्तु की अनुपस्थिति में, देखी हुई किसी वस्तु की अनुपस्थिति में स्मृति के आधार पर, स्मृति के आधार पर सर्वप्रथम मस्तिष्क में क्या बनती है? आपने कोई चीज देखी है, देख करके आप आ गए, देख करके आप आ गए। अब स्मृति के आधार पर यहाँ किसका निर्माण होता है? स्मृति के आधार पर यहाँ किसका निर्माण होता है? बताइए। प्रतिमा, कल्पना, स्मृति, अनुसंधान। क्या आंसर आएगा? यस, क्या आंसर आएगा? शाबाश, यस, प्रतिमा, इमेज बनती है। देखी हुई किसी वस्तु, कोई वस्तु आपने देखी है, अब वो आपके सामने नहीं है, है ना। किसी बहुत सुंदर से घर को आप देखकर आए हो, लेकिन अब वो आपके सामने नहीं है, तो यहाँ क्या बन गई उसकी? इमेज। ठीक है, स्मृति के आधार पर सर्वप्रथम मस्तिष्क में क्या बनती है? इमेज बनती है, प्रतिमा बनती है। क्या बनती है? प्रतिमा बनती है। ठीक है, आगे चलेंगे। पूर्व ज्ञान व स्मृति के आधार पर, ठीक है, पूर्व ज्ञान और स्मृति के आधार पर पूर्व प्रेक्षित तथ्यों को नवीन रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? भाई इमेज बन गई, लेकिन आप उसे नवीन रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो पूर्व ज्ञान स्मृति के आधार पर जो भी पूर्व प्रेक्षित तथ्य हैं, जो भी चीज आपने देखी है, उसे आप नवीन रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उस चीज को नवीन रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? बताइए, क्या कहलाता है? स्मरण, विस्मरण, कल्पना, चिंतन। यस हंसा बेटा, प्रेम, राकेश, सुमित, मीना, पिंकी, विजय, कृष्णा, अरविंद। यस बेटा, क्या आंसर दे रहे हैं? कल्पना आएगा बेटा, सिंपल ध्यान रखो। देखो, कोई चीज आपने देखी, अब वो चीज आपके सामने उपस्थित नहीं है, तो सबसे पहले तो मस्तिष्क में क्या बनती है? प्रतिमा। मस्तिष्क में क्या बनी? प्रतिमा। उसी का प्रस्तुतिकरण अब हम नवीन रूप में कर रहे हैं। पूर्व प्रेक्षित तथ्य का प्रस्तुतिकरण यदि हम नवीन रूप में कर रहे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा जोड़कर, कुछ नवीनता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यही तो क्या है? कल्पना है। यही तो क्या है? कल्पना है। क्लियर है? कोई चीज छोटा सा खिलौना देखा, अब उसको देख करके एक नवीन कल्पना कर लेना कि हाँ कुछ ऐसा किया जा सकता है, वो क्या है? कल्पना है। नेक्स्ट क्लास नंबर 20 शिक्षा शास्त्र पेडागोजी को लेकर आ रही हूं, देखना मत भूलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेशली रीड के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। ध्यान देना, कल्पना की सामग्री क्या है? स्मृतियां हैं। इसमें वास्तविक से अवास्तविकता का सृजन होता है। वास्तविक से अवास्तविक, कुछ अलग, कुछ हटकर उसका सृजन होता है। यह कथन जिस मनोवैज्ञानिक का है, यह कथन किसने दिया है? बता सकते हैं आप? मैकडूगल, बोआज, रायबर्न, बोरिंग, किसने दिया है? बताओ, किसने दिया है बेटा? यस, बताते चले जाओ। पता नहीं, कुछ को तो पता है। यस, बोरिंग व अन्य। सिंपली ध्यान रखेंगे, कल्पना की सामग्री क्या है बेटा? स्मृतियां हैं। ठीक है, स्मृतियां हैं। जो चीज़ हम पहले देख लेते हैं इसकी स्मृति बन जाती है, प्रतिमा बन जाती है। उसी को जब हम नवीन रूप में प्रस्तुत करते हैं, वास्तविक से अवास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यही क्या है? कल्पना है। और किसका कहना है? बोरिंग व अन्य का। नेक्स्ट देखिए, जिस कल्पना में
जिस कल्पना में विगत अनुभव प्रतिमाओं के रूप में ज्यों के त्यों, विगत अनुभव प्रतिमाओं के रूप में, विगत अनुभव की यहाँ क्या बनी, प्रतिमा बनी, प्रतिमाओं के रूप में जो ज्यों के त्यों उपस्थित होते हैं, ज्यों के त्यों, कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा प्रस्तुत हो गया। जो प्रतिमा बनी उसे ऐसा का ऐसा प्रस्तुत कर देना क्या कहलाता है? रचनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, पुनरुत्पादक कल्पना, उत्पादक कल्पना। बताइए क्या कहलाता है? यस बेटा, यस यस यस। आज वॉचिंग बड़ी कम है क्योंकि चिंतन तर्क कल्पना वाली क्लास केवल रीट वालों के लिए ही है। ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट में ये टॉपिक नहीं आते हैं लगभग, लेकिन फिर भी जानकारी लेना तो बनता ही है सभी टॉपिक्स की। 3 आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना। एक थे मैकडूगल महोदय, ठीक है। इन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए हैं। मैकडूगल ने 2 प्रकार बताए हैं किसके? कल्पना के। कल्पना के इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरा उत्पादक कल्पना, है ना। फिर इसके 2 प्रकार बताए हैं, सिंपली ध्यान दे लेना, रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। सिंपल ध्यान देना बेटा, सिंपल ध्यान देना। मैकडूगल ने कल्पना के 2 प्रकार बताए, पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। रचनात्मक, उत्पादक के 2 प्रकार बताए, रचनात्मक और सृजनात्मक। सिंपली ध्यान देना। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि विगत अनुभव प्रतिमाओं के रूप में ज्यों के त्यों प्रस्तुत होते हैं, ज्यों के त्यों, नो चेंज, कोई नवीनता के साथ उनका प्रस्तुतिकरण नहीं हो रहा, ज्यों के त्यों, इसे कहते हैं पुनरुत्पादक कल्पना। अगर हम उन तथ्यों को नवीनता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, किसके साथ? नवीनता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, नवीनता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे कहेंगे उत्पादक कल्पना। सिंपल ध्यान देना, प्रतिमा बनती है, ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, पुनरुत्पादक कल्पना। लेकिन नवीनता के साथ प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है तो कल्पना होती है, कौन सी कल्पना होती है? उत्पादक कल्पना होती है। क्लियर है बेटा? चलें आगे। चलो, कल्पना के विकास के लिए, कल्पना के विकास के लिए बताइए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताओ। बताते चले जाओ। यस, बिल्कुल सही। कल्पना का विकास करना है तो ज्ञानेंद्रियों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी भी, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कल्पना जिसका प्रयोग भौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जिसका प्रयोग भौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? उत्पादक कल्पना, रचनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, पुनरुत्पादक कल्पना। क्या कहलाएगी? जल्दी से आंसर दो। यस, भौतिक पदार्थों का निर्माण रचनात्मक होगा या सृजनात्मक होगा? निर्माण की बात हो रही है, सृजन की बात हो रही है, निर्माण की बात हो रही है, सृजन की बात हो रही है, तो रचनात्मक आएगा या सृजनात्मक? इतना बता देना है। क्या आएगा? क्या आएगा? निर्माण की बात हो रही है, उत्पादक पर, पुनरुत्पादक पर मत जाना। इन दोनों का सेंस तो आपको पता लग गया है।
पुनरुत्पादक तो किसे कहेंगे? जो प्रतिमा बनती है ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना पुनरुत्पादक, उसे नवीनता के साथ प्रस्तुत करना उत्पादक कल्पना। निर्माण की बात हो रही है, भौतिक पदार्थों का निर्माण रचनात्मक आएगा या सृजनात्मक? रचनात्मक आएगा या सृजनात्मक? जल्दी से जवाब दो, सोचो विचारो, जवाब दो। यस सोनू, हेमरा, जल्दी से जवाब दो बेटा। जैसे मकान बनाना, मकान का निर्माण करना, बांध जो होता है, पुल का निर्माण करना, ये सब किस में आएंगे? रचनात्मक भौतिक पदार्थ। ठीक है, और आगे हम चलेंगे। वह कल्पना जिसका प्रयोग अभौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। अभौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। अभौतिक, बताइए क्या आएगा? सिंपल है। भौतिक के लिए तो क्या था? भौतिक के लिए तो क्या था? रचनात्मक, और इसमें आएगा सृजनात्मक। अभौतिक पदार्थों के लिए जैसे कविता, कहानी, रचना आदि। ठीक है, सृजनात्मक कल्पना। तो भौतिक के लिए तो रचनात्मक ध्यान रखना है, अभौतिक के लिए सृजनात्मक आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार की कल्पना में ख्याली पुलाव व हवाई किले बनाए जाते हैं? किस प्रकार की कल्पना में ख्याली पुलाव व हवाई किले बनाए जाते हैं? बताइए। कलात्मक, मन तरंग, विचारात्मक या क्रियात्मक? कौन सी कल्पना में? कौन सी कल्पना में? है ना, ये कलात्मक, मन तरंग, ये जो वर्गीकरण दिया था ना, ड्रेवर ने दिया था बेटा, ड्रेवर ने। मैकडोगल का वर्गीकरण मैं बता ही चुकी हूँ आपको। ये जो प्रकार बताए थे ड्रेवर ने बताए थे। ख्याली पुलाव, यस बिल्कुल सही। मन तरंग कल्पना, फैंटेसी, इसमें व्यक्ति ख्याली पुलाव बनाता है, हवाई किले बनाता है। क्या आंसर आएगा? मन तरंग कल्पना। ठीक है, मन तरंग कल्पना। आगे चले। कल्पना का वर्गीकरण करने में किसका योगदान है? बताओ। कल्पना का वर्गीकरण करने में किसका योगदान है? मैकडोगल व रुक, ड्रेवर व जिम्बार्डो, जिम्बार्डो व मैकडोगल, मैकडोगल व ड्रेवर। आंसर दीजिए। बस बेटा ग्रेड की बात हो जाए, उसके बाद हम ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की बातें करेंगे खूब सारी। पहले एक पर फोकस कर लिया जाए। आंसर तो आप में से कुछ सही दे रहे हैं। कल्पना के वर्गीकरण की बात है बेटा। किसकी? कल्पना के वर्गीकरण की बात है। कल्पना के वर्गीकरण में मुख्य योगदान किसका है? मैकडोगल व ड्रेवर का। क्योंकि रुक ने और जिम्बार्डो ने तो चिंतन के प्रकार बताए थे, स्वली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, लेकिन कल्पना के वर्गीकरण की बात मैकडोगल ने भी की है और किसने की है? ड्रेवर ने की है। ठीक है, चलो आगे। जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरों के विचारों के आधार पर नए विचारों की कल्पना करता है, दूसरों के विचारों के आधार पर नए विचारों की कल्पना करता है, बताइए। सृजनात्मक, कार्य साधक, सौंदर्यात्मक, आदानात्मक? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बताइए। ए आंसर दे रहे हैं बेटा। ध्यान दें, दूसरों के विचारों के आधार पर सर्वदा नए विचारों की कल्पना करना। शिक्षक द्वारा पढ़ाना भी इसी में आता है। मान लीजिए जिसे मनोविज्ञान का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो मेरे विचारों को सुनकर के आप कल्पना करने लग जाते हैं। दूसरों के विचारों के आधार पर सर्वदा नए विचारों की कल्पना करना कहलाता है आदानात्मक कल्पना, जिसे हम ग्राही कल्पना भी कहते हैं। ग्राही कल्पना, जिसे हम अनुकरणात्मक कल्पना भी कहते हैं।
ठीक है, सिंपली ध्यान देना है ना। शिक्षक जो है पढ़ाता है, ज्योग्राफी का ज्ञान देता है, मनोविज्ञान का ज्ञान देता है, जो भी ज्ञान देता है बालक जो है उसे सुन करके अपने नए विचारों की कल्पना करने लग जाता है। इस प्रकार की कल्पना को आदानात्मक कल्पना कहते हैं, या कह दो ग्राही कल्पना, या कह दो अनुकरणात्मक कल्पना। क्लियर है बेटा, आगे चले। इसे देखिए, यह कॉन्सेप्ट और समझ लेना है आपको। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। किस किस को प्रदर्शित कर रहा है वो? नदियों को, पहाड़ों को, मैदानों को, घाट प्रदर्शित कर रहा है। अब प्रदर्शित किसी तीर के माध्यम से या किसी डायग्राम के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे, मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों, मानचित्रों का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है, चिन्हित करने के लिए बोल रहा है वो। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? मानचित्र निरूपण, खोज उपागम, अन्वेषण उपागम, समस्या समाधान उपागम। यस बेटा, मानचित्र निरूपण या कहेंगे अवधारणा मानचित्र। अवधारणा मानचित्र जिसका निर्माण किसने किया था? जिसका जोसेफ डी नोवेक कब किया था? 1970 में, ठीक है। इस अवधारणा का 1970 में मानचित्र निरूपण, अवधारणा मानचित्रण। इसमें क्या होता है, कई अवधारणाओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है, समरी बनाई जा सकती है, विषय वस्तु को बहुत प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कहेंगे क्या? मानचित्र निरूपण कह दो या अवधारणा मानचित्र कह दो। अवधारणा यानी जो भी विचार होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको एक रूपरेखा बना दी जाती है, ठीक है। उनको एक ही डायग्राम, एक ही चित्र के माध्यम से दर्शा दिया जाता है। जैसे अगर किसी पाठ की समरी करनी हो, शॉर्ट में ही दर्शाना, तो केवल एक मानचित्र के द्वारा समझा दिया जा सकता है। एरो के निशान बनाए जा सकते हैं, राउंड में दर्शाया जा सकता है। तो जस्ट इसे हम क्या कहेंगे? मानचित्र निरूपण या अवधारणा मानचित्रण। जोसेफ डी नोवेक प्रवर्तक है 1970 में। क्लियर, सिंपली ध्यान रखेंगे। अवधारणा मानचित्र के संदर्भ में सही कथन नहीं है। अवधारणा मानचित्र के संदर्भ में सही कथन नहीं है। क्या नहीं है बताइए? यह विभिन्न विचारों व सूचनाओं के बीच संबंध दर्शाता है। यह एक ग्राफिकल उपकरण है। इसकी उत्पत्ति निर्मितवाद से हुई है। यह पाठ को पढ़ाने के बाद योजना निर्माण में सहायक है। बताइए आंसर क्या होगा? यस बेटा, ग्रेड फर्स्ट की बुक के बारे में भी अभी बताती हूँ। पहले एक बार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस 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 यस, शाबाश। 2, 3, 4 सभी आंसर आ रहे हैं। देखो, अवधारणा मानचित्र की बात हो रही है, विभिन्न विचारों और सूचनाओं के बीच संबंध दर्शाता है। ध्यान देना, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। विभिन्न विचारों और अवधारणाओं के बीच, सूचनाओं के बीच क्या दर्शाता? संबंध दर्शाता है। बिल्कुल सही है। ग्राफिकल उपकरण है, बिल्कुल सही। इसकी उत्पत्ति निर्मितवाद से हुई है, संरचनावाद से हुई है, बिल्कुल सही। ये पाठ को पढ़ाने के बाद, यहाँ ये गलत है, ये शब्द गलत है। पाठ को पढ़ाने के बाद नहीं, पाठ को पढ़ाने से पहले। योजना निर्माण वैसे भी पहले ही होता है, योजना निर्माण पहले ही होता है। तो यह पाठ को पढ़ाने के पहले योजना निर्माण में सहायक है। लेकिन यहाँ शब्द क्या लिखा हुआ था? बाद। इसलिए ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। यस बेटा, देखो ग्रेड फर्स्ट की बुक की मैं बात करूं तो आपके फर्स्ट पेपर, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है। पहले तो मनोविज्ञान किस में आती थी? सेकंड पेपर में ही आती थी। लेकिन अब शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ आने लगी है? शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ आने लगी? यहाँ
फर्स्ट पेपर में, ठीक है। और जो पहले आती थी पेडागोजी, वो सेकंड पेपर में ही आ रही है। आईसीटी भी सेकंड पेपर में ही आ रही है। तो ये वाली बुक कल आ रही है मार्केट में। कौन सी? पेडागोजी और आईसीटी वाली। पेडागोजी और आईसीटी प्लस इसमें 2012 से लेकर 2024 तक पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी ऐड कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? पेडागोजी, चूंकि ये सेकंड पेपर में पेडागोजी और आईसीटी है, आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अलावा पेडागोजी आईसीटी सेकंड पेपर में आने लगी है अब। तो पेडागोजी और आईसीटी प्लस 2012 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, ये पूरी बुक बिल्कुल कल मार्केट में आ रही है। अब रही बात ये, तो शिक्षा मनोविज्ञान के साथ अब जोड़ दिया गया है शिक्षा प्रबंधन। शिक्षा प्रबंधन को जोड़ दिया है और किसको जोड़ दिया है? आरटीई। तो ये पूरी बुक तैयार हो रही है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ मैनेजमेंट भी आ रहा है। तो जो बुक आएगी उसमें बेटा शिक्षा मनोविज्ञान प्लस मैनेजमेंट प्लस आरटीई, ठीक है, ये पूरा आएगा। तो ये इसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। ये जस्ट कल ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक मार्केट में आ रही है। इसमें पेडागोजी है, आईसीटी है, और इसके अलावा 2012 से 2024 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंतर्गत हैं। ये बुक लगभग आ ही चुकी है। ये बुक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के साथ मैं लेकर आ रही हूँ मैनेजमेंट भी, ठीक है, प्रबंधन भी इसमें जुड़ जाएगा, आरटी भी जुड़ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा काम हो जाएगा। तो ये बुक जस्ट आ गई है, इस बुक का थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल सटीक एक बार में समझने आने वाली ऐसी बुक ही निकाली जा रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये भी मैटर बिल्कुल सटीक मैटर है। तो ये तो आ चुकी है लगभग, ये समझ लीजिए। ये बात समझ में आ गई है आपको? चलो अब देखिए, क्लास नंबर 20, क्लास नंबर 20 शिक्षा शास्त्र पेडागोजी की होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। गुरुवार 13 फरवरी को होगी, ठीक है। गुरुवार के बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा, इसके आगे वाला मंडे को कौन सी क्लास होगी? बिल्कुल शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति जो है वो और योजनाओं की क्लास होगी। उसके बाद मैराथन क्लास लेकर के आ रही हूँ। टॉपिक लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। केवल एक अभी मोटिवेशन टॉपिक मैंने अलग से नहीं लिया, उस मोटिवेशन टॉपिक को मैं मैराथन क्लास में क्लियर कर दूंगी। उसके अलावा सारे टॉपिक टच कर लिए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बड़े ज्ञान देते हैं मुझे कि ऐसे क्लास लोगी तो कोर्स कैसे पूरा होगा। बेटा अपनी फिक्र करो, आपका कोर्स और पूरा कैसे होगा ना। मनोविज्ञान का कोर्स कैसे पूरा करवाना, ये तो मैंने शुरू से ही प्लान कर लिया था कि मुझे कैसे कैसे क्लासेस लेकर के आनी है। योजना निर्माण तो पहले से करना होता है यदि प्रभावी शिक्षण कराना है तो, ठीक है बेटा। किसी भी टीचर को यदि इफेक्टिव टीचिंग करवानी है, बिल्कुल सिस्टमैटिकली टीचिंग करवानी है, तो योजना का निर्माण पहले ही कर लिया जाता है। मैंने एक कंप्लीट योजना का निर्माण पहले ही कर लिया था कि 21 क्लासेस में थ्योरी को मैं कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद मैराथन क्लासेस लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो मेरा तो शुरू से ही क्लियर है कि मुझे क्या करवाना था। बाकी आप अपने और सब्जेक्ट पे फोकस करें, और जिसको विश्वास है वो तो केवल पढ़ने पर ध्यान देता है, दोषारोपण नहीं करता। जिसका काम दोषारोपण करना है, तो ऐसे बच्चे तो किसकी पहचान होते हैं ये आपको भी पता है, कुसमायोजित बालक होते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से किसी को भी कुसमायोजित नहीं होना चाहिए, समायोजित होना चाहिए। यदि जीना चाहते हो उस जीवन को जो केवल एक बार मिलता है, जो केवल एक बार मिलता है, इसे बहुत अच्छे से जीना चाहते हो, तो हमें समायोजित रहना है, अच्छी सोच रखनी है। अच्छी सोच रखोगे तो बहुत आसानी से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे और मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। बेटा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बहुत सारी दुआएं आपके साथ है जो जादू का काम करती हैं। तो कभी भी ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालो या ऐसी कोई हरकत मत करो कि कोई आपको बद्दुआ दे दे, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि दुआओं में भी काफ़ी ताकत होती है, ये भी लेने से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो बात केवल विश्वास की और कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच बेटा जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास का बिल्कुल लेकर आ रही हूँ 13 फरवरी को। बाकी आप सारी क्लासेस देखिए, ये क्लास नंबर 20 होगी। 19 क्लासेस ले चुकी हूँ, उन 19 क्लासेस को वापस से देखिए, वापस से रिवाइज करिए, पढ़िए आराम से। तो मिलते हैं कब? 13 फरवरी को, गुरुवार को, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा।